अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैटालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। हम लोग एंजाइम्स एक्शन का मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, एंजाइम्स किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्लस हम लोग साथ ही साथ एंजाइम्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ पर आई थी, एपो एंजाइम, हॉलो एंजाइम, एक्टिव साइड, कैटालिटिक साइड और कोफैक्टर, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो आप लोगों को लाजमी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। सिर्फ इस ही चैप्टर में नहीं, बाकी के और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें बार बार एंजाइम्स का जिक्र होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के ज़्यादातर, मेनली ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन एंजाइम। ठीक है, तो इनका अच्छे तरीके से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत गौर से इस लेक्चर को लीजिएगा। बीइंग कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं एंजाइम्स, बायो कैटलिस्ट हैं ऑब्वियसली। एंजाइम्स शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे आर वेरी एफिशिएंट इन फंक्शन, अपने फंक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, परफेक्टली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, वन एंजाइम में कैटलाइज 100,000 सबस्ट्रेट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 लाख सबस्ट्रेट इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक एंजाइम 1 सेकेंड के अंदर 1 लाख सबस्ट्रेट के ऊपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकता है। ये अपने फंक्शंस को लेकर इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब समझ लें अच्छे तरीके से इनके फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, द यूनिट इज़ कॉल्ड एज 1 टर्नओवर नंबर। ये जो यूनिट है ये एक टर्नओवर नंबर कहलाता है कि इसने 1 सेकेंड के अंदर, यानी कि एक टर्नओवर नंबर के अंदर इतने सबस्ट्रेट का काम कर दिया है। फिर उसके बाद एंजाइम्स नीड स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। ये बात तो खैर हमने अभी ऊपर भी पढ़ी है दूसरे लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, कि एंजाइम्स को अपना फंक्शन, अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो भी वो डीनेचर हो जाएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दोगे तो भी वो सस्पेंशंस बना सकता है, उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, या सिंपली वो डिसफंक्शनिंग हो सकती है, उसकी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर ड्यूरिंग मील इज़ मेडिकली रॉन्ग। ठीक है, आजकल जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी आदत पड़ गई है ठंडा पानी पीने की, फ्रिज का पानी पीने की, सो ये मेडिकली रॉन्ग है, ख़ास तौर पर खाना खाते वक्त। रीज़न इज़ दैट सिंपली कि खाना खाते वक्त मतलब हमें क्या, डाइजेशन की, प्रॉपर डाइजेशन की ज़रूरत होती है, उस दौरान हमें बहुत सारे एंजाइम्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं। बट जब आप खाना खाने के दौरान ठंडा ठंडा यख पानी पियोगे तो क्या होगा, आपके एंजाइम्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी और आपको नुकसान होगा सिंपली। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना, बहुत कम टेम्परेचर होना एंजाइम के लिए दोनों ही नुकसानदेह है। उनका एक स्पेसिफिक रेंज होती है टेम्परेचर की, वो उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर अपने प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंजाइम्स नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। इसके एग्जाम्पल अभी तो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे स्टमक का जो पीएच होती है वो क्या होती है, आप लोगों को पता होगा, पीएच 1 से लेकर 14 तक की होती है, बीच में आता है 7 जो होता है न्यूट्रल। ठीक है, बाकी 1 से लेकर 7 तक के जो पार्ट होता है वो होता है एसिडिक, और फिर 7 से लेकर 14 तक के जो पार्ट होता है वो होता है बेसिक। 7 खुद होता है न्यूट्रल। ठीक है, सो ये है पीएच स्केल, ये होती हैं पीएच। अब एंजाइम्स के लिए जिस तरीके से टेम्परेचर का स्पेसिफिक होना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही पीएच का स्पेसिफिक होना भी ज़रूरी है। जो एंजाइम्स एसिडिक पीएच पर काम कर सकते हैं वो बेसिक पीएच पर कभी भी काम नहीं कर पाएंगे, और जो एंजाइम्स बेसिक पीएच पर काम करते हैं वो कभी भी एसिडिक पीएच पर काम नहीं कर पाएंगे, और जो एंजाइम्स न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं वो कभी भी एसिडिक या बेसिक में काम नहीं कर पाएंगे। तो एंजाइम्स के लिए पीएच का स्पेसिफिक होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्टमक का पीएच होता है एसिडिक। ठीक है, अब जो एंजाइम्स स्टमक में फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हमारे, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो होता है बेसिक इन नेचर होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक इन नेचर है। सो जो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होंगे वो कभी भी स्टमक में फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एंजाइम्स स्पेसिफिक पीएच की भी एंजाइम्स को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम्स खुद सबस्ट्रेट को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, ये बात भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका पूरा रीज़न भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके एक्टिव साइट के जो
अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है, एक्टिव साइट की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, जो इस सबस्ट्रेट की शेप है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है, वो मैच करना चाहिए। एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को, शेप को, दोनों को मैच करना चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो एंजाइम सबस्ट्रेट को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। वन एंजाइम एक्ट्स ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई और सबस्ट्रेट उसी एंजाइम को दे दोगे तो वो उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, अमाइलेज एक्ट्स ओनली ऑन अमाइलोज। अमाइलेज एंजाइम देखें आखिर में ASE है, सो ये एक एंजाइम है, ये सिर्फ अमाइलोज के ऊपर काम कर सकते हैं, माल्टोज या लैक्टोज के ऊपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखें, एंजाइम remains constant after the reaction so they can be used again and again। ये बात भी आप लोगों को पहले ही समझ में आ चुकी है कि एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। तो जब एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, सो एंजाइम अनचेंज्ड सेपरेट हो जाते हैं ताकि वो बार बार दूसरे सबस्ट्रेट के लिए भी यूज़ हो सके। अगर एक एंजाइम यूटिलाइज हो जाएगा एक ही सबस्ट्रेट के साथ, सो वो 1 सेकंड में 1 लाख सबस्ट्रेट को कैसे कैटलाइज करवाएगा, खुद सोचने वाली बात है। सो एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं, उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते परमानेंटली, और फिर वो बाद में दूसरे सबस्ट्रेट के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं। फिर उसके बाद एंजाइम्स में भी स्टडीड इन लिविंग सेल। अच्छा देखिए, हमारे पास स्टडीज़ ना 2 तरह की होती हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़। एक होती है इन विवो और एक होती है इन विट्रो। इन विवो स्टडी क्या है, जो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी की जाए वो इन विवो स्टडी होती है, और इन विट्रो स्टडी वो होती है जो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, या अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी हो रही है बट इन लैब, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं हो रही, वो इन विट्रो स्टडी होती है। ठीक है, सो एंजाइम्स में भी स्टडीड इन लिविंग सेल्स। एंजाइम्स को लिविंग सेल्स के अंदर भी स्टडी किया जाता है, इन विवो स्टडी भी उनकी की जा सकती है, और आउटसाइड द लिविंग सेल्स भी उनकी स्टडी की जा सकती है इन विट्रो, यानी कि लैब में, लेबॉर्ट्रीज में, आउटसाइड द लिविंग बॉडी भी, आउटसाइड द लिविंग सेल्स भी उनकी स्टडी की जा सकती है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ एंजाइम्स नीड कोफैक्टर फॉर देयर फंक्शनिंग। हम लोगों ने पढ़ा था कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है इन बहुत सारे एंजाइम्स, और हमने ये भी पढ़ा कि एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोफैक्टर ना भी हो। ठीक है, सो बहुत सारे एंजाइम्स को अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर एपोएंजाइम यानी कि प्रोटीनेशियस पार्ट नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ मिलकर हॉलो एंजाइम कहलाता है। फिर उसके बाद एंजाइम्स नीड एक्वस एनवायरनमेंट फॉर देयर फंक्शनिंग। एंजाइम्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए एक्वस एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उनको ऐसा मीडियम चाहिए होता है जो लिक्विड हो, वाटरी हो। दैट्स वाई वी फील थर्स्ट आफ्टर टेकिंग मील। यही रीज़न है कि जब हमें खाना खाने के बाद हमें प्यास लगती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम पानी पिएं, इसीलिए क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं, जिन्हें उस वक्त हमें जिन एंजाइम्स की ज़रूरत है हमारी डाइजेशन के लिए, कि हमारा मील हमारे स्टमक तक पहुंच जाए, उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो, तो उसके लिए एंजाइम्स को फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए एक्वस मीडियम की ज़रूरत है, वाटर मीडियम की ज़रूरत है। सो हमें फिर प्यास लगती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम पानी पिएं और एंजाइम्स अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें।